दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए दोस्तों, तो कम समय में बेहतर तैयारी करने है ना। तो दोस्तों जैसे कि हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो जैसे कि हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करने से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, या हम कह सकते हैं एक डायरेक्शन मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि हमें एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है यही प्रश्न आ जाए, क्योंकि अगर हम थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो क्या है कि हमें कोई भी एग्जाम के किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करना सरल हो जाती है ना। तो दोस्तों आज भी हम कुछ 20 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारे ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न करेंगे आज भी हम, हमेशा की तरह। आज हम करेंगे पेपर 5 से एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हमारा पेपर 5 हमारा पेपर है उस पर बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप क्वेश्चनों को साथ साथ करते जाइए। और दोस्तों हाँ, कुछ कंप्लेन आ रही है हमारे पास कि मैम वीडियो का जो एडिटिंग रहता है या वीडियो पे साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज कम आ रही है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझिए। मैं आपको बहुत ज्यादा स्मार्टली क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन हाँ जितना अवेलेबल है मेरे पास मटेरियल, मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से अच्छा क्लास करूँ। लेकिन मेरे पास एक फोन है एंड्रॉइड, बस उसी से मैं आपको क्लास प्रोवाइड कराती हूँ। तो अभी कैमरा नहीं है मेरे पास, अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, जब हो जाएगा तो आपको अच्छा क्लास मिलेगा। लेकिन तब तक मैं नहीं चाहती आप मेरी क्लास के साथ जुड़ रहे है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ अच्छे नंबरों से पास हो जाए, लेकिन नेक्स्ट आने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उनको अच्छा मौका मिलेगा, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा वीडियो क्वालिटी आप ठीक कर लीजिए, शायद ही उसमें बेटर दिखे आपको। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी आवाज अच्छे से आए और वीडियो आपको अच्छी दिखे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर 5 से दोस्तों। सर्वप्रथम बालक के गामक विकास में स्थूल गामक विकास होता है, यानी कि जब बच्चे का ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, गामक विकास का विकास होता है, तब सर्वप्रथम स्थूल गामक विकास का विकास होता है। स्थूल गामक यानी कि ग्रॉस मोटर, स्थूल माने ग्रॉस, ठीक है। गामक का मतलब है चलने फिरने से संबंधित। अब देखिए दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं हमारे गामक विकास, स्थूल गामक यानी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गामक, ठीक है। तो दोस्तों स्थूल मोटर हमारे चलने फिरने से संबंधित है, क्योंकि पहले बच्चा सूक्ष्म गामक विकास बाद में होता है। क्योंकि क्या बच्चा सबसे पहले सुई उठाना सीखता है या पेंसिल पकड़ना सीख जाता है? नहीं सीखता है, क्योंकि वो सूक्ष्म गामक विकास है, ठीक है ना। और गामक जो स्थूल गामक होता है अपने आप में बड़ा, जैसे कि हम कह सकते हैं बच्चा क्या है, धीरे धीरे क्रॉलिंग करना सीखता है, खड़ा होना सीख रहा है, सपोर्ट के साथ दौड़ना सीख रहा है, पकड़ना सीख रहा है, किसी वस्तु को उठाना सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका गामक स्थूल गामक विकास होता है, ठीक है। सूक्ष्म गामक का मतलब हो गया उंगलियों का प्रयोग करना, ठीक है, उंगलियों का, हथेली का, या हम कह सकते हैं अपने पंजे का प्रयोग करना, ठीक है ना, कलाई का प्रयोग करना। ये तो सबसे बाद में आता है बच्चे का, है ना, क्योंकि तिपाई पकड़ हो गई, गोलाकार पकड़ तो आ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती है वो भी। उससे पहले बच्चा हाथों को, पैरों को, ठीक है, अपने सोल्जर्स को, ठीक है, टंग को क्या कर सकता है, चलाना सीख जाता है अपने, ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम बालक में गामक विकास में जो विकास होता है स्थूल गामक विकास होता है, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है व्यवहार का केवल एक समस्यात्मक रूप होता है, जबकि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौशल व्यवहार, एक होता है समस्यात्मक व्यवहार। कौशल व्यवहार वे व्यवहार हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, उम्र के अनुसार हो, स्तर के अनुसार हो, अर्थपूर्ण हो, है ना, स्वयं के लिए सहायक हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, वे हमारे कौशल व्यवहार हो गए, अनुकूलित व्यवहार हो गए, ठीक है। और समस्यात्मक व्यवहार वे होते हैं सामाजिक रूप से अस्वीकृत हो, ठीक है ना, और कह सकते हैं हम एज के अनुरूप ना हो, एज के अनुरूप ना, उम्र के अनुरूप ना हो, स्तर के अनुरूप ना हो, या अर्थहीन हो, या हम कह सकते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने वाला हो, असामाजिक व्यवहार हो, उग्र विनाशक व्यवहार हो, वे सारे व्यवहार हमारे
समस्या व्यवहार में आते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है व्यवहार केवल तो पहले तो नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, एक समस्यात्मक रूप है, तो दोस्तों व्यवहार के दो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म गामक विकास के साथ साथ आंखों व हाथों का समन्वय महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों? जब भी हम फाइन मोटर से कोई भी कार्य कर रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल कोई भी कर रहे हैं, मान लीजिए पेंसिल पकड़ना, जब तक मैं आंखों का कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो जब तक आंखों का समन्वय कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो मैं ठीक प्रकार से उस चीज को नहीं लिख पाऊंगी। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ और मैं देख इधर रही हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। हाथों और आंखों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। वो कह रहे हैं अगर हम सूक्ष्म गामक मान लीजिए सुई में धागा डाल रहे हैं, जब तक हमारे आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हमें सुई का छेद दिखाई नहीं देगा, मोती हम धागे में मोती नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, जब तक हमारे आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं सूक्ष्म गामक विकास के साथ साथ आंखों व हाथों का समन्वय महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस तरीके से भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये एक परिभाषा भी हो गई इसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की। यहाँ पर 2 नंबर की परिभाषा याद कर सकते हैं आप इसको। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? शैक्षिक विकास की, एजुकेशनल डेवलपमेंट का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। और ये किसी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चोरी करना, खेल में धोखा देना, दूसरों को चोट पहुंचाना आदि उग्र विनाशक व्यवहार है। यानी कि उन्होंने कुछ हमें समस्यात्मक व्यवहार बताए हैं, तो समस्यात्मक व्यवहार के प्रकार आपको बताना होगा कि चोरी करना, खेल में धोखा देना, दूसरों को चोट पहुंचाना आदि उग्र विनाशक व्यवहार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चोरी करना असामाजिक व्यवहार है, खेल में धोखा देना असामाजिक व्यवहार है, दूसरों को चोट पहुंचाना ये भी असामाजिक व्यवहार है। उग्र विनाशक व्यवहार वे होता है चीजें तोड़ना, चीजें फेंकना, वस्तु को फेंकना, वस्तु फोड़ना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ठीक है, स्वयं को घातक करना, ठीक है, वहां पर हम कह सकते हैं उग्र विनाशक व्यवहार। लेकिन ये सारे व्यवहार जो है असामाजिक व्यवहार हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने उग्र विनाशक व्यवहार कहा है, जबकि ये असामाजिक व्यवहार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एबीसी मॉडल द्वारा समस्या व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है। एबीसी मॉडल यानी कि एबीसी जो प्रतिमान है हमारा व्यवहार परिमार्जन का, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इसके माध्यम से हम समस्यात्मक व्यवहार का पूर्ववत व्यवहार और परिणाम निकालते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस मॉडल के द्वारा समस्या व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभिवृद्धि का कार्यकाल जन्म से मृत्यु तक होता है। सही है, अभिवृद्धि का कार्यकाल जन्म से मृत्यु तक नहीं होता, गलत है ये। 0 से 18 वर्ष तक होता है बस, यानी कि जन्म से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक विकास का सिद्धांत है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी बच्चे के सामाजिक, आर्थिक और संज्ञानात्मक स्तर को समझ करके हम उसके भविष्य के विकास की भविष्य में उसके विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये एक सिद्धांत है विकास का। 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये भी एक सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, गलत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि
सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट की ओर। ठीक है, और ये भी क्या है, एक सिद्धांत है हमारा विकास का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह क्यों रोता है? वातावरण बदल जाने के कारण रोता है। पहले वो गर्भावस्था में था, उसके बाद वह बाहर दुनिया में आता है, तो वह वातावरण उसका चेंज होता है, इसलिए रोता है। तो उसका क्या है, जन्म से ही उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा है? ये कथन भी पूछ सकते हैं, वुडवर्थ ने कहा ही है। वुडवर्थ ने ये कहा है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से हम सोच विचार कर कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, और जो मैंने अभी बोला ये थार्डनेक ने कहा है, और ये बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा है। 30 देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक व्यक्ति की एक रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति ले लीजिए, 3 व्यक्ति ले लीजिए, एक समूह ले लीजिए, तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों की रुचि अलग होगी, क्षमता अलग होगी, योग्यता अलग होगी, गुण अलग होंगे, भाषा अलग होगी। ठीक है, सीखने की अधिगम प्रक्रिया अलग होगी, अधिगम शैली अलग होगी, सोचने का तरीका अलग होगा, कार्य करने का तरीका अलग होगा। ठीक है ना, उनमें पाई जाने वाली विशेषता अलग होगी, शारीरिक संरचना अलग होगी, है ना। तो ये क्यों है? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। तो उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव है। मोटिवेशन के यानी कि विदाउट मोटिवेशन लर्निंग पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, जब तक हमारे पास मोटिवेशन नहीं होता तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। देखिए, करने का हमें रुचि पैदा नहीं होती उसमें, है ना, प्रभावित नहीं, प्रभावपूर्ण नहीं सीखते हैं हम अगर हमारे पास अभिप्रेरणा ना हो। जब तक हमें भूख नहीं लगती, हमें खाने का महत्व पता नहीं चलता है ना। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छे नंबर से पास होना है। अच्छे नंबर से क्यों पास होना है? हमने अच्छी जॉब करनी है। अच्छी जॉब क्यों करनी है? अच्छे करियर के लिए। अच्छा करियर क्यों चाहिए? अच्छी लाइफ के लिए। तो हमारे पास एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हमें अच्छी लाइफ जीनी है, इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं। तो जहां पर आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, वहां पर आपका कोई भी उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम अधिगम में ही नहीं है ये। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, विदाउट मोटिवेशन आप कोई भी लर्निंग नहीं कर सकते, कोई भी वर्क नहीं कर सकते। करेंगे अगर आप कर भी रहे हो कि हाँ करना है, किसी ने बोल दिया करना है, लेकिन वो बिना उद्देश्य का होगा, उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण कार्य तभी होगा जब आप अभिप्रेरणा के साथ प्रभावित रूप से रुचिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव है। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के बिना अधिगम कमजोर पड़ जाता है और वो एक अर्थपूर्ण नहीं रहता, है ना, प्रभावपूर्ण नहीं रहता, रुचिपूर्ण नहीं रहता। तो अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा तो रटेगा, अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यांत्रिक बुद्धि को स्थूल या मूर्त बुद्धि कहा जाता है। देखिए, अब तक हमने एक चीज पढ़ी थी कि मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, लेकिन यांत्रिक बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो ये आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। स्थूल बुद्धि इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति अपने दिमाग के साथ साथ अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करता है, जिसमें क्या है वो किसी भी उद्देश्यपूर्ण कार्य को करता है, मशीनों का प्रयोग करता है, यंत्रों का प्रयोग करता है। इसलिए मूर्त बुद्धि को यांत्रिक और स्थूल बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञान की अवस्था संवेग की अवस्था है। पहले तो ये ऑप्शन ही गलत कर दो। संज्ञान की अवस्था संवेग की अवस्था, थोड़ी ये कई बार कराया है। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग की अवस्था है, ठीक है ना। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग कहलाती है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक का विकास आनुवांशिकता हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग और उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है। 18 देखिए, आनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे पर निर्भर है। शब्द ध्यान देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता क्या वातावरण पर निर्भर होती है? गलत ना, वातावरण आनुवांशिकता पे निर्भर है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं, ये निर्भर नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और क्या ये पूरक है एक दूसरे के, ठीक, निर्भर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है ये आनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे पर निर्भर है, पूरक है, अलग अलग है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको आ सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज को, नोट कर लीजिए कि पूरक है एक दूसरे के। ठीक है। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं। बिल्कुल सही है, जिसमें हमारा संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है ना, तो ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा दी गई है संज्ञानात्मक विकास की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, संवेग क्रियाओं का एक उत्तेजक है। संवेग क्रियाओं का एक उत्तेजक है, हाँ बिल्कुल सही है ये बात। यानी कि संवेग क्या है? क्रियाओं का उत्तेजक है। जब क्रियाओं में जब संवेग होता है या दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था होती है। ठीक है ना, तो संवेग क्रिया का उत्तेजक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पार्ट ए और पार्ट बी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। अगर इसमें हम बात करें दोस्तों अपने पार्ट सी की और पार्ट डी की, पार्ट सी और पार्ट डी, पार्ट सी 5 नंबर के लिए है ना, तो एक क्वेश्चन हमारा मान लीजिए आपको आ जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है। अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, ठीक है, क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है। दूसरा 5 नंबर में आपको बाल विकास पूछ लेगा, बाल विकास के बारे में पूछ लेगा। ठीक है। और बाल विकास का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, और सिद्धांत आ जाएंगे इसमें। ठीक। तीसरा आ जाएगा आपका, इसमें से कोई भी एक विकास पूछ लेगा, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, नात्मक विकास, या आपका भाषा विकास। ठीक है। संवेग हो जाएगा, कुछ भी है एक आपसे पूछ लेगा वो। ठीक है। चौथे की बात करें, और इसमें आपका आ सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन की विधियां। ठीक है। 5वां आपका आ सकता है, कुछ मैं आपको ऐसे टॉपिक्स दे रही हूं जो आपको 5 नंबर के लिए आपको ये टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, है ना। तो क्या रहता है इसके बाद हमारा अप्रोचेस, तो इसमें है नहीं। ठीक है। व्यवहार परिमार्जन, संज्ञानात्मक, कोई भी एक विकास पूछ लेगा। ठीक है। जीन पियाजे की अवस्थाएं पूछ सकता है 5 नंबर में, जीन पियाजे की अवस्थाएं आ जाएगा। ठीक है। और पार्ट डी की बात करें तो अब 2 याद कर लेना, कुछ मत करना आप। ठीक है। आपका एक तो शिक्षा मनोविज्ञान पूरा देख लो, विज्ञान। ठीक है। इसमें इसका अर्थ,
परिभाषा, इसको थोड़ा वो लॉन्ग में विस्तार पूछेंगे यार, तो परिभाषा, ठीक है, प्रकृति, विधियां, क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। और दूसरा आप बाल विकास कर दो पूरा, बाल विकास, अर्थ, परिभाषा, अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं बाल विकास का इसका अभिवृद्धि, और नहीं, इसमें आपको वो पूछ लेगा, स्टेज पूछ सकता है, अवस्थाएं, अवस्थाएं आ सकती हैं इसमें बाल विकास की, ठीक है। कौन कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का विकास, मानव का विकास कौन कौन सी अवस्थाओं से हो जाता है, सहसावस्था, गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाएं आ सकती हैं, इनको याद कर लेना आप, ठीक है। और बाकी इसमें सिद्धांत भी आपको पूछ लेगा इस क्वेश्चन में, सिद्धांत को विस्तार पूर्वक। ये 2 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए पार्ट डी के लिए, यानी कि 10 नंबर में आपको जो एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन करना है 2 में से, ठीक है ना। 2 दिए होंगे, इसमें आपको 4 मिलेंगे, तो केवल 2 करना है, ठीक। तो दोस्तों पार्ट सी का और पार्ट डी का आपका पेपर 5 का पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी हम अभी जो एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्ट बी है उसमें हमारे मैचिंग्स रहते हैं, तो आज हमारा पेपर 5 का कंप्लीट हो गया 25। कल पेपर 6 का हम करने के बाद उसके बाद मैचिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे हमने 25 किए थे वैसे ही हम मैचिंग स्टार्ट कर देंगे, पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के, पेपर थर्ड से। तो पेपर फर्स्ट से लेके 6 तक के मैचिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद भी हमें लगेगा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया, तो हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें क्या होगा कि सभी पेपरों से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 क्लास और प्रोवाइड कराएंगे, बाकी का हम लास्ट में देखेंगे हमने पैटर्न के आंसर कैसे देने हैं, तो वो वीडियो मैं आपको लास्ट में अपलोड करूंगी एग्जाम से 1-2 दिन पहले। तो दोस्तों एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मत सोचिए कि प्रिपरेशन हमारी गलत चल रही है, नहीं हो पाएगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। बी पॉजिटिव, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करो दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।